MA फाइनल सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियोरीज समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत। आज के इस वर्चुअल लेक्चर में हमें बात करनी है समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत विषय के पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट का चैप्टर हिस्टोरिकल अप्रोच की। एक यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट में आज हम शुरू कर रहे हैं ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोच। हम जानते हैं कि समाजशास्त्र में अध्ययन के अनेक उपागम पद्धतियां हैं। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संघर्षवादी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, हिस्टोरिकल अप्रोच, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। इस तरह से अनेक ऐसे उपागम हैं जिनके माध्यम से सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में ऐतिहासिक उपागम की। ऐतिहासिक दृष्टिकोण इतिहासकार की अध्ययन पद्धति को अपनाकर सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, इसलिए अध्ययन की इस उपागम पद्धति को ऐतिहासिक उपागम पद्धति कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन करने पर बल देता है। समाजशास्त्र को आधुनिक इतिहास तथा इतिहास को प्राचीन समाजशास्त्र कहा जाता है। आर्नोल्ड टॉयनबी ने ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास और इतिहास को भूतकाल का समाजशास्त्र कहा है। प्रत्येक सामाजिक घटना अपनी पृष्ठभूमि में ही समझी जा सकती है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉन्त ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में इतिहास के महत्व को स्वीकार करते हुए मत व्यक्त किया था कि समाजशास्त्र पर्याप्त मात्रा में ऐतिहासिक तथ्यों पर निर्भर करेगा। आज की घटना के अंकुर बीते हुए कल में विद्यमान होते हैं और जो घटना कल घटेगी उसका बीजारोपण आज हो रहा है अथवा हो चुका है। इस प्रकार सामाजिक जीवन को भिन्न भिन्न युगों की परस्पर संबद्ध श्रृंखला के रूप में समझा जा सकता है और ऐतिहासिक उपागम पद्धति के अंतर्गत यही कार्य हमें करना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण वर्तमान को समझने के लिए उसके भूत को समझने की बात करता है। इस प्रकार इतिहास और ऐतिहासिक विधि को सामाजिक अध्ययन का आधार माना जाना ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक उपागम कहलाता है। इस ऐतिहासिक उपागम पद्धति को कुछ विद्वानों ने विकासवादी दृष्टिकोण भी कहा है, इवोल्यूशनरी दृष्टिकोण भी कहा है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा विभिन्न काल खंडों में स्पष्ट रूप से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के परिवर्तित स्वरूपों की तुलना करके उनका अध्ययन किया जाता है। ये ऐतिहासिक उपागम या ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने क्या दी है, उसकी चर्चा हम यहाँ अभी करेंगे। पहली परिभाषा रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक एन अंडमान आइलैंडर में दी है, जिसमें वो कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण को परिभाषित करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि ऐतिहासिक विधि में वर्तमान प्रघटनाओं को अतीत की प्रघटनाओं के अविरल प्रवाह तथा क्रमिक विकास की कड़ी मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन एन अंडमान आइलैंडर में ये कहते हैं कि वर्तमान समय का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसको अतीत से जो प्रघटनाएं सतत निर्बाध रूप से चलती आ रही हैं उन्हीं के क्रमिक विकास के रूप में उनको देखकर उनका अध्ययन करना चाहिए। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक उपागम कहलाता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसी भी घटना की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए
उसके भूतकाल का, उसके ऐतिहासिक वृत्त का चित्रण किया जाना चाहिए, जिसको हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक उपागम कहेंगे। दूसरी परिभाषा पी.वी. यंग की है। पी.वी. यंग की पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वर्तमान को ढालने वाली भूतकालीन शक्तियों और प्रभावों की खोज करके सिद्धांतों की स्थापना करना ही ऐतिहासिक पद्धति है। पी.वी. यंग ये कहते हैं कि जो वर्तमान में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसके बीज इतिहास में बोए जा चुके हैं, और वो जो ऐतिहासिक शक्तियां हैं और उनके प्रभावों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में जो कुछ घटनाएं घटित होते हमें दिखाई देती हैं, इनको, इनके आपसी संबंधों को, इनका चित्रण करते हुए उनकी आपसी संबंधों की खोज करके सिद्धांतों की स्थापना करने का जो प्रयास किया जाता है, वह ऐतिहासिक उपागम पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पी.वी. यंग स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान की घटनाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु वे भूतकाल के कारणों द्वारा भूत की परिधि में बंधी हुई हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में वर्तमान का अध्ययन करना असंभव है। जैसे समाज में अगर अपराध वृत्ति का अध्ययन करना है, तो किसी भी हिंसक व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को हमें उसकी पृष्ठभूमि में, उसके प्रारंभिक परिवेश में देखना पड़ेगा। उसका प्रारंभिक परिवेश में किस प्रकार से उसका समाजीकरण हुआ है, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उन सब को देखकर ही, उसकी सामाजिक व्यवस्था को देखकर ही हम उसकी हिंसक वृत्ति के कारणों को जान सकते हैं, उसकी समीचीन व्याख्या कर सकते हैं। फ्रीमैन ने भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें वो ये कहते हैं कि भूतकाल की राजनीति का नाम ही इतिहास है और वर्तमान इतिहास को ही राजनीति कहते हैं। तो फ्रीमैन पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिक्स की जो ये परिभाषा देते हैं, वह समाजशास्त्र पर भी लागू होती है कि भूतकाल का जो इतिहास है वो तत्कालीन समय का समाजशास्त्र है। बीते हुए समय की परिस्थितियों, स्थितियों, व्यवस्था आदि को हम प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण देख सकने में तो असमर्थ हैं, किंतु अगर इतिहास या ऐतिहासिक पद्धति ना होती तो उसका ज्ञान या जानकारी भी हमें मिलना असंभव था। इसे इतिहास ने ही संभव बनाया है। हार्वर्ड ने भी समाजशास्त्र को वर्तमान इतिहास की संज्ञा दी है, जिससे सामाजिक संरचना की अभिव्यक्ति होती है। महाभारत के अनुसार इतिहास एक ऐसे दीपक के समान है जो सब विषयों को यथावत प्रकाशित करके उनके यथार्थ स्वरूप को हमारे सम्मुख रखता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ऐतिहासिक उपागम को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और उसमें हम ये कहें कि ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ ऐसी विधि से है जिसमें ऐतिहासिक घटना के आधार पर सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति को सामाजिक विज्ञान विद्वानों ने तुलनात्मक पद्धति का दूसरा रूप भी माना है, क्योंकि इसके द्वारा अतीत और वर्तमान की विभिन्न घटनाओं की तुलना करके निष्कर्ष निरूपित किए जाते हैं। इस प्रकार जो ऐतिहासिक पद्धति है वो ऐतिहासिक पद्धति वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध चाहे सहयोग के हों, संघर्ष के हों, प्रतिस्पर्धा के हों, समायोजन के हों, उन सभी संबंधों की व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करती है। ऐतिहासिक उपागम के समर्थक विद्वानों का ये मानना है कि वर्तमान का व्यवहार
किसी तात्कालिक घटना से ही प्रेरित नहीं है, अपितु इस व्यवहार का एक पूर्ण इतिहास है। उस इतिहास के क्रमिक विकास के फलस्वरूप ही वर्तमान की घटनाएं, संस्थाएं वर्तमान स्वरूप में उपस्थित हुई हैं और उन्हीं में विशेष प्रकार का व्यवहार, विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध, उन जो संस्थाओं के आपस में आपसी संबंध, उनकी संरचना, उनके विभिन्न अंगों के प्रकार, ये सब कुछ इतिहास के काल क्रम में क्रमिक विकास का नतीजा है, जिसको हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझकर वर्तमान संस्थाओं की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कहें कि वर्तमान जो भी ज्ञान है वह भूतकाल के कंधों पर ही सवार होकर उसको प्राप्त किया जा सकता है। तात्कालिकता के दृष्टिकोण से व्याख्या किया जाना एक पक्षीय होगा। सामाजिक यथार्थ को अगर समझना है तो हमें उस समाज के इतिहास में किस तरह की संस्थाएं रही हैं, कैसे संबंध रहे हैं, कैसे आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों का इतिहास क्या रहा है, आंदोलनों के परिणाम स्वरूप संस्थाएं कैसे प्रभावित हुई हैं, शासन व्यवस्था और समाज व्यवस्था किस रूप में रही है, उनके आपसी संबंध कैसे रहे हैं। तो तत्कालीन परिस्थितियों में जो कारण विद्यमान थे, उन कारणों के परिणाम स्वरूप जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की संरचनाएं, जिस तरह का संगठन अस्तित्व में आया, उन कारण और परिणाम की समन्वित व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण में करते हुए वर्तमान तक की जो यात्रा है, जो क्रमिक विकास है, उसके अध्ययन का प्रयास ऐतिहासिक उपागम करता है। अगस्त कोंत ने जो क्रमिक विकास में के त्रिस्तरीय जो नियम दिए हैं, वो नियम भी इतिहास के इस ऐतिहासिक उपागम या विकासवादी या उद्विकासीय उपागम को उसके महत्व को अध्ययन में रेखांकित करता है। अगस्त कोंत की जो पुस्तक है द पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ अगस्त कोंत, उसमें उन्होंने त्रिस्तरीय विकास का नियम दिया था। उसमें प्रथम जो अवस्था थी समाज की, उसको उन्होंने धार्मिक अवस्था कहा, दूसरी अवस्था को तात्विक अवस्था कहा और तीसरी अवस्था को वैज्ञानिक अवस्था कहा। तो किस तरह से प्राचीन समाज में लोग व्यवहार करते थे और व्यवहार में धर्म और जादू मुख्य रूप से उत्तरदायी था किसी भी प्रकार के व्यवहार का, व्यवहार की व्याख्या करने का। धीरे धीरे समाज में क्रमिक विकास हुआ और विकास में व्याख्या मेटाफिजिकल आधार पे, तात्विक आधार पे की जाने लग गई। धर्म का स्थान धीरे धीरे तर्क ने लेना प्रारंभ किया और अंत में पूर्णतः कारण और परिणाम की समन्वित व्याख्या की जाने लगी, जिसको वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं और वो समाज की वर्तमान अवस्था है। तो इस प्रकार से समाज के क्रमिक विकास को देखने का प्रयास ऐतिहासिक उपागम के माध्यम से अगस्त कोंत ने किया था। तो इसी तरह से अगर हम वर्तमान समाज को समझना चाहते हैं तो इतिहास में किस तरह से मानव सभ्यता और संस्कृति का उद्भव हुआ था, उसके विकास के चरण कौन कौन से रहे हैं, किन चरणों से गुजरते हुए, किन अवस्थाओं से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई है, वो हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या इतिहास में जो वृतांत मिला है आंदोलनों के समय का, तिथि का, परिस्थिति का, स्थान का, उससे हम तत्कालीन समय की समाज व्यवस्था, उसकी संस्कृति, उसकी धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था सबका पता लगाते हुए वर्तमान तक पहुंचने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक उपागम भूतकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझने में हमारी सहायता प्रदान करता है और भूतकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझते हुए हम वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आज भी ऐसे कुछ जनजातीय संस्कृतियां हैं जिनको हम आदिम जनजाति कहते हैं, वो सभ्यता के उसी पुराने पायदान पर हैं जो इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है।
तो इतिहास के उन उदाहरणों से, इतिहास के उन उदाहरणों से और उन जनजातीय संस्कृति की साम्यता को देखने परखने से ये पता चलता है कि समाज का क्रमिक विकास किस हिसाब से हुआ है। तो समाज को समझने के लिए, सामाजिक संस्थाओं को समझने के लिए, विभिन्न संस्थाओं की संरचना और उनके प्रकारों को समझने के लिए, और समाज में जो जो प्रथाएं, जो रीतियां, जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून आदि का क्रमिक विकास हुआ, उनको समझने में ऐतिहासिक उपागम अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडक्लिफ ब्राउन, पीवी यंग, फ्रीमैन, हॉवर्ड, इनकी परिभाषाओं से भी ये स्पष्ट होता है कि किस तरह से हम तत्कालीन जो भूतकालीन सामाजिक शक्तियां हैं और सामाजिक संबंध हैं, उनको समझते हुए वर्तमान को समझने का प्रयास कर सकते हैं, और इसी का नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक उपागम है। आगे अगले वर्चुअल लेक्चर में हम बात करेंगे जो ऐतिहासिक उपागम है, उस ऐतिहासिक उपागम की या ऐतिहासिक दृष्टिकोण की मान्यताओं की, किन मान्यताओं के आधार पर ऐतिहासिक उपागम कार्य करता है, उनकी अगले वर्चुअल लेक्चर में हम बात करेंगे। धन्यवाद।